ये तो मेरे बच्चों, अब हम जो है इस सिंपल सेंटेंस के अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। समझ रहे हैं? और वो रूल है हमारा क्या कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हमने दो नियम का क्या है अध्ययन कर लिया था। अब हम आज रूल 3 यानी कि तीसरे नियम का अध्ययन करने वाले हैं। तो वो है रूल 3 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो याद आप रखें कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके विषय में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे लिखेंगे क्या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता का मतलब क्या, नॉमिनेटिव। ठीक है, नॉमिनेटिव को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र, अर्थात क्या, एब्सोल्यूट रहता है। ठीक, हमने जान लिया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं। कर्ता का मतलब क्या, नॉमिनेटिव। यहां पे नॉमिनेटिव का मतलब क्या ही है, कर्ता कारक होता ही है। जैसे हमने पढ़ा है, जहां हम यूज ऑफ प्रोनाउंस पढ़ रहे थे वहां पढ़े होंगे कि नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस पढ़े है ना। तो यहाँ पे वही कर्ता क्या है, वो नॉमिनेटिव है। समझ रहे हैं? जो वाक्य में स्वतंत्र यानी कि आजाद, एब्सोल्यूट रहता है, एब्सोल्यूट मींस फ्री रहता है। समझ रहे हैं? तो वही है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या, एक कर्ता है। और किस कर्ता को कहते हैं, जो वाक्य में क्या रहेगा, बिल्कुल आजाद रहता है। यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। न तो वर्ब से कोई मतलब होता है, न ही ऑब्जेक्ट से कोई मतलब होता है। समझ रहा है ना? तो ये एक कर्ता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो वाक्य में फ्री रहता है। समझ में आ गया? तो ये है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक, और क्या, यह या इसका प्रयोग सीधे लिखते हैं, यह पार्टिसिपल के पहले प्रयोग होता है। कहां प्रयोग होता है, पार्टिसिपल के पहले प्रयोग होता है। ठीक, अब तो हमें जान लिए इसके विषय में कि ये होता क्या है और ये कहां प्रयोग होता है। समझ रहे हैं? किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य के क्रिया पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह न तो किसी फिनिट वर्ब का कर्ता होता है,
फिनिट वर्ब का कर्ता होता है और न ही कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट का और न ही कर्म का। ठीक, तो इसके विषय में ये रही मुख्य बात है क्या कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता नॉमिनेटिव को कहते हैं जो वाक्य में क्या रहता है, आजाद रहता है, और यह पार्टिसिपल के पहले प्रयोग होता है हमेशा। और क्या, ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य के क्रिया यानी कि वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह न तो किसी फिनिट वर्ब का कर्ता होता है और न ही किसी कर्म का। यानी कि जो वाक्य हमारे पास दो या दो से अधिक होंगे जिनको हम जोड़ करके हम सिंपल सेंटेंस करने जा रहे हैं, उन दो वाक्यों में यह जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, दोनों वाक्यों के क्रियाओं में से किसी भी वाक्य के क्रिया का यह कर्ता नहीं होता है, क्योंकि यह वाक्य में क्या रहता है, बिल्कुल आजाद रहता है, फ्री रहता है, और न ही उस वाक्य के फ्री वर्ब का कर्ता होता है और न ही उस वाक्य के कर्म का। ये दोनों ही चीजों से क्या रहता है, ये वंचित रहता है। समझ रहे हैं, ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें मुख्य बात यह है कि हम इसका प्रयोग करते कहां हैं, हम इसका प्रयोग करते कहां हैं। तो वो ऐसे है कि उसको हम कुछ मुख्य रूप से जान लें या थ्योरी के रूप में लिख लें, और वो ये है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, या ऐसे करें, इसका प्रयोग सीधे लिखें, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब भिन्न भिन्न वाक्यों का कर्ता एक ही न होकर अलग अलग होता है। अलग अलग होता है कहां हम जोड़ेंगे इसका प्रयोग करके, वो क्या है कि इसका प्रयोग तब किया जाता है, किसका, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, जब भिन्न भिन्न वाक्यों का कर्ता एक ही न होकर, कर्ता एक ही न होकर अलग अलग होता है। दूसरे उन वाक्यों के वर्ष से ऐसा मालूम होता है कि जो कार्य एक दूसरे के बाद होता है, उनमें एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन मीन्स कारण और उसके परिणाम का संबंध। ठीक है, तो जो कार्य एक दूसरे के बाद होता है या होते हैं, उनमें एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन यानी कि कारण और उसके परिणाम का संबंध होता है। ठीक, एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन यानी कि एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन का संबंध होता है। समझ रहा है, तो जो कार्य या जो कर्ता, ऐसे कर लें, सबसे स्पष्ट यही होगा, जो कार्य पहले होता है
जो कार्य पहले होता है, ठीक है, जो कार्य पहले होता है, ठीक, उसके कर्ता को पार्टिसिपल के, उसके कर्ता को पार्टिसिपल के पहले लिख लेते हैं या लिख देते हैं। ये इसका मुख्य थ्योरी हमने क्या है, टोटल डिटेल स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कर लिया। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, मैं इसको अपने लेक्चर के थ्रू आपको बता करके सुना सकता था और सीधे यहाँ एग्जाम्पल लिख सकता था, बट मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियोस के द्वारा ही क्या है, नोट्स इत्यादि क्या है बनाते हैं। इस वजह से आपको क्या है, ये टोटल थ्योरीज लिख दी गई। समझ रहे हैं? चलिए, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र एब्सोल्यूट रहता है या पार्टिसिपल के पहले प्रयोग होता है, और क्या, ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य के क्रिया पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह न तो किसी फ्रीट वर्ब का कर्ता होता है और न ही किसी कर्म का। अब इसका मुख्य जो थ्योरी है वो यहां से शुरू होता है कि आखिर में हम इसका प्रयोग करके किन किन प्रकार के सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो ये है कि इसका प्रयोग तब किया जाता है कि जब भिन्न भिन्न वाक्यों का कर्ता एक नहीं रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक। और दूसरा, उन वाक्यों के वर्ग से, उन वाक्यों के जो वर्ब हैं, मतलब दो आया है तो दोनों वाक्यों का जो क्या है, वर्ब है। दूसरा, उन वाक्यों के वर्ब से ऐसा मालूम होता है, समझ रहे हैं क्या, कि जो कार्य एक दूसरे के बाद होता है या होते हैं उनमें एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन है। समझ रहे हैं? तो जो कार्य पहले होता है, दोनों कार्यों में, जो दो वाक्य है तो दो ही वाक्यों के कार्य के बारे में हम देखेंगे। तो उन दोनों वाक्यों में जो कार्य पहले होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसके कर्ता को, जो कार्य पहले होता है, समझ रहे हैं ना, उसके कर्ता को पार्टिसिपल के पहले लिख देते हैं, यानी कि पार्टिसिपल के पहले प्रयोग कर लेते हैं। समझ रहा है ना? अब यहां पे आपको एक मुख्य रूप में लिखा जाएगा नोट के रूप में कि हमें इनमें दो प्रकार के वाक्यों का समावेश होना पाते हैं। पहला वह वाक्य जो एक्टिव वॉइस में होता है, और दूसरा वह वाक्य जिसमें क्रियाओं इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग जो होता है वह सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता है, बल्कि मेन वर्ब के रूप में किया गया होता है। एक बार और सुन लें कि अब देखिए यहां जो मुख्य बातें हैं वो क्या, मुख्य बातों को हम यहां बताते हैं। वो क्या है? मुख्य बातें ये हैं कि वर्ब टू बी, क्या, वर्ब टू बी का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्या, वर्ब टू बी का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्या, इज, आर, एम, वाज और वर, ठीक, ये हो गए वर्ब टू बी। समझ रहा है? तो जिन वाक्यों में क्रियाओं इज, आर, एम का प्रयोग या वाज, वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता है, अर्थात वहां पे इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया होता है, मुख्य क्रिया के रूप में किया गया होता है, ऐसे वाक्यों में हम पार्टिसिपल के रूप में बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका? बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहा है? समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? जल्दी बोलिए। वहां बीइंग का प्रयोग करते हैं। एक बार और सुन लें कि ऐसे वाक्य जिनमें क्रियाओं इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता है, अर्थात इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया गया होता है, उनमें हम पार्टिसिपल के
बीन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे कहें वहां हम पार्टिसिपल के रूप में बीन का प्रयोग करते हैं। यहां पे हमने किया है ना कि जो कार्य पहले होता है उसके कर्ता को पार्टिसिपल के पहले लिख लेते हैं। तो पार्टिसिपल क्या है, ये हम मानते हैं बीन है, ठीक, और इसके पहले कर्ता को क्या है हम लिख लेंगे। समझ रहे हैं, वही बात यहां बताया गया, उसके कर्ता को पार्टिसिपल के पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए, और दूसरा जो इसका मुख्य बिंदु है कि कर्ता के बाद क्या, कर्ता के बाद, ठीक है, कर्ता के बाद हैविंग का प्रयोग, हैविंग का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं। कहां, एक्टिव वॉइस में करते हैं। और एक्टिव वॉइस का मतलब क्या कि ऐसे वाक्य जिनमें मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया होता है। समझ रहे हैं। अब वो मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, या क्रिया का पहले से ही क्या है, थर्ड फॉर्म आ सकता है। समझ रहे हैं ना। तो वहां जो हमारा पार्टिसिपल है, वहां जो पार्टिसिपल आएगा हमारा, वो हैविंग के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनेगा। किससे बनेगा, हैविंग के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो कर्ता के बाद हैविंग का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं, अर्थात वहां पे हैविंग के साथ मेन वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म आती है। समझ रहे हैं। अब देखिए, कर्ता के बाद, कर्ता के बाद हैविंग बीन, हैविंग बीन का प्रयोग पैसिव, पैसिव वॉइस में करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं। कहां से मालूम होगा, दो वाक्य हैं तो दोनों में से कोई एक वाक्य क्या होगा, कर्ता के साथ, उस वाक्य के स्ट्रक्चर से ही मालूम हो जाएगा। उसमें क्या है कि उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब आई हो, समझ रहे हैं, उसके साथ वहां पे थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो वहां से वाक्य से ही मालूम हो जाएगा कि हाँ ये हमारा जो दो वाक्य है, इसमें से एक वाक्य हमारा किसमें है, पैसिव वॉइस में है। और जब पैसिव वॉइस में रहेगा तो वहां पे हम पार्टिसिपल के हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, जो पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म है। क्या है वो, पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म है, क्योंकि वाक्य हमारा किसमें है, पैसिव वॉइस में है। कहने का अर्थ ये है कि दो वाक्य है तो दोनों वाक्य में ये कोई आवश्यक नहीं कि दोनों वाक्य हमारे पैसिव में ही रहे। उन दोनों या तीनों वाक्यों में से कोई भी एक वाक्य हमारा क्या हो सकता है, पैसिव वॉइस में हो सकता है। तो भी वहां पे हम कर्ता के बाद हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना। और ये है क्या, यह पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म है। समझ रहे हैं। खासतौर से किस नियम में, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा, जहां हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं या बना रहे हैं। जैसे अब हमने मुख्य मुख्य सभी प्रकार के बारीक से बारीक चीजों का अवलोकन कर लिया, हमने मंथन कर लिया। अब हम सीधे आपको लेके चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। समझ रहा है ना। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो, अब हम सीधे अध्ययन करेंगे एग्जाम्पल का। अभी एक एग्जाम्पल सामने आते ही आपको ये सारा कंसेप्ट, सारी बातें स्पष्टता समझ में आ जाने वाली हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो सेपरेट, क्या, द सनसेट, द सनसेट, द सनसेट क्या, दे returned, they returned to their homes. The sunset, सूर्य अस्त हो गया, they returned to their homes,
इसीलिए वे लोग भी क्या अपने अपने घर को वापस चले गए। ठीक, दो कार्य हो रहे हैं और दोनों कार्य एक दूसरे के बाद हो रहे हैं। बताया गया वहां पे कि दूसरे क्या कि उन वाक्यों के क्रियाओं से ये पता चलता है कि जो कार्य एक दूसरे के बाद होता है उनमें एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन है, मतलब कारण और उसके परिणाम का संबंध। वो क्या, देखिए द सनसेट, सूर्य अस्त हो गया, और सूर्य अस्त होने का कारण क्या है कि जितने भी लोग थे वे सभी के सभी लोग इसके परिणाम स्वरूप कहां चले गए, अपने अपने घर को चले गए। तो कारण और परिणाम का संबंध है कि नहीं है, है, दिख रहा है। तो क्या बोला है कि जो कार्य पहले होता है, देखिए जो कार्य पहले होता है उसके कर्ता को पार्टिसिपल के पहले क्या है, इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। तो द सनसेट, सूर्य अस्त हुआ, पहले सूर्य के अस्त होने का कार्य हो रहा है। ऐसे थोड़ी कि पहले ही वे चले गए, पहले क्या हो रहा है, द सनसेट, पहले सूर्य क्या हो जा रहा है, अस्त हो रहा है, उसके बाद में ये लोग घर जा रहे हैं। तो ये काम पहले हो रहा है और ये काम क्या हो रहा है, बाद में हो रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए, तो ये काम पहले हुआ तो क्या बोला है, इसका कर्ता क्या है, सन है, यानी कि हम ऐसे मान लें कि इसका जो कर्ता है वो क्या है, सन है, यानी कि द सन है ना। और क्या, अर्थात इसी सन को हमें किसके पहले इस्तेमाल कर लेना है, पार्टिसिपल के पहले इस्तेमाल कर लेना है। तो यही क्या बन जाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन जाएगा। और इसी कर्ता का वाक्य के किसी भी क्रिया का, कर्म का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए एक सिंपल यहां पर तो आपको बताया गया, लेकिन आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर कर्ता के बाद अगर कोई क्या आई है, मेन वर्ब आई है, क्या आई है, मेन वर्ब आई है। अब वो चाहे अपने सेकंड फॉर्म में हो या फिर अपने क्या है, अपने क्या है, फर्स्ट फॉर्म में ही हो, भले ही अपने फर्स्ट फॉर्म में ही है या अपने सेकंड फॉर्म में ही है, समझ रहे हैं। हालांकि अगर दूसरा वाक्य हमारा पास्ट में है तो यह वाक्य भी हमारा किसमें होगा, पास्ट में ही होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। तो कर्ता के बाद यहाँ मेन वर्ब आ गई, और मेन वर्ब के रूप में इज, आर, एम, वाज, वर न आए। क्या, मेन वर्ब के रूप में इज, आर, एम, वाज, वर न आए, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे। एक ट्रिक है इसका, ऐसे प्रत्येक वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं, हैविंग का प्रयोग करते हैं। किसका, हैविंग, और हैविंग के साथ किसका, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ आ गया। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए जब हम इसको कंबाइन करेंगे, यहां कंबाइन तो हो जाएगा। और क्या बोला गया है, जिन वाक्यों में इज, आर, एम, वाज, वर ही आए हैं, तो कंफर्म है कि इज, आर, एम, वाज, वर जिन वाक्यों में मेन वर्ब के रूप में आएंगे, हालांकि यह भी मुख्य क्रिया के रूप में आएंगे, क्योंकि वहां ये सहायक क्रिया के रूप में नहीं आते हैं, लेकिन इनका पहचान अलग से हो जाएगा, क्योंकि ये पांच ही है, इज, आर, एम, वाज, वर में से कोई एक आएगा मेन वर्ब के रूप में। और जहां मुख्य क्रिया आए मेन वर्ब के रूप में, समझ रहा है ना। हालांकि इनका प्रयोग मुख्य वर्ब यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में होता है। तो यहां जो आएगा जिसमें हैविंग का प्रयोग होगा वो केवल और केवल मुख्य क्रिया होगी, जिनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं कर सकते हैं। अब सेट का प्रयोग कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है क्या, नहीं होता है। इसके पहले या तो इज, आर, एम में से कोई एक आएगा वाक्य के बनावट के अनुसार, और या तो कोई क्या है, अन्य हेल्पिंग वर्ब आएगा जिसके साथ ये मेन वर्ब का ही काम करेगा वहां भी। समझ रहे हैं, तो ये आसान ट्रिक है। अब यहां हम कर लेंगे द सन, क्या कर लेंगे, द सन हैविंग, और सेट का तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेट ही होता है,
यानी कि द सन हैविंग सेट कमा दे रिटर्न, द सन हैविंग सेट they return to their homes, the sun having set they return to their homes। अब देखिए क्या इस सन पे इस वाक्य के क्रिया का कोई असर है? हैविंग सेट भले ही पार्टिसिपल है लेकिन ये है क्या? सेट यहाँ पे क्या है? क्रिया है, या फिर यहाँ पे रिटर्न एक क्या है? क्रिया है। तो क्या इस क्रिया का असर सन पे है क्या? द सन हैविंग सेट, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया। जबकि यहाँ हैविंग सेट अगर इसके ऊपर अगर ये असर रहता तो ऐसे होना चाहिए था, सूर्य छिपा हुआ होकर, करे करके होना चाहिए ना, सूर्य छिपा हुआ होकर या सूर्य छिपा हुआ होकर के। लेकिन क्या है? द सन हैविंग सेट, सूर्य अस्त हो गया। वहां भी इसका जो अर्थ है पास्ट में जो यहां था वही है ना, तो यही वो करता है, अर्थात द सन ही वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। समझ रहे हैं? जिसका वाक्य के किसी दूसरे क्रिया का इसके ऊपर या वाक्य के कर्म का कोई इसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। यानी कि द सन हैविंग सेट दे रिटर्न टू देयर होम्स। कर सकते हैं? अगला एग्जांपल देखते हैं, सेपरेट। हमारा अगला एग्जांपल है वो क्या है? द पिक्चर was interesting, the picture was interesting, we enjoyed it, we enjoyed it very much। देखिए, द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, वी इंजॉयड इट वेरी मच, हो गया। अब देखिए यहां क्या कर रहा है? द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग। यहां इंटरेस्टिंग को आप ये मत मानिएगा कि यहां पे ये वॉच यहां पे हेल्पिंग वर्ब है और ये इंटरेस्टिंग क्या है? इसका वर्ब है। नहीं, तमाम ऐसे वर्ब है जिनमें आईएनजी लगाने से वे सीधे क्या बनते हैं? नाउन बनते हैं। तो यहां ये इंटरेस्टिंग क्या है? नाउन है, एज ए नाउन इस्तेमाल किया गया है। क्या द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग कि जो तस्वीर था वो बहुत ही क्या था? रुचिकर था। समझ रहे हैं? यहां पे इसका प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, क्योंकि एक वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या है ये एडजेक्टिव? क्यों? क्योंकि द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, हाउ लगा के क्वेश्चन करेंगे, इंटरेस्टिंग ही मिलेगा। कैसा है? रुचिकर है, एडजेक्टिव है। यानी कि यह कोई मेन वर्ब नहीं है। समझ में आ गया? तो द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच। ठीक, अब देखिए क्या बोला गया है? जहां पे इज आप एम में से किसी एक का भी प्रयोग सीधे मेन वर्ब के रूप में होता है, वहां हम पार्टिसिपल के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। वाज आया है, किसका प्रयोग होगा? बीइंग का प्रयोग होगा। बीइंग को हम किसके कौन सा कार्य पहले हो रहा है? सबसे पहले क्या था? तस्वीर रुचिकर था, उसके बाद ना आनंद लिए हम ज्यादा। तो इसका कर्ता क्या है? इसका कर्ता पिक्चर है, और इसी कर्ता को हमें बीइंग के पहले क्या है? लगा करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या कर लेना है? बना लेना है। समझ में आ रहा है? अब यहां हो जाएगा हमारा कंबाइंड, यानी कि द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग वी एंजॉयड वेरी मच, वी एंजॉयड इट वेरी मच। समझ रहे हैं? एक एग्जांपल इसका हो गया, एक एग्जांपल इसका हो गया, एक आध दो एग्जांपल हम और भी क्या करते हैं? देख लेते हैं। वो क्या है? जैसे मान लीजिए यहां दिया हो सेपरेट, वो क्या? द टीचर was
absent. The teacher was absent. The boys did not work. The boys did not work. The teacher was absent. अध्यापक क्या थे? अनुपस्थित थे. The boys did not work. और इसलिए बच्चों ने कोई काम नहीं किया. क्या है? The teacher was absent. यहाँ was है और इसका प्रयोग एज ए मेन वर्ब में एज ए मेन वर्ब है. किसका इस्तेमाल करें? कौन सा कार्य पहले हो रहा है? सबसे पहले अध्यापक क्या थे? एब्सेंट थे. उसके बाद ना बच्चे काम नहीं किए. कारण और परिणाम का संबंध है. हर एक वाक्य में देखिए यहां भी कारण और परिणाम, कारण परिणाम, कारण परिणाम. समझ रहा है? तो ऐसे हो जाएगा. यहां क्या, यहां हम कंपाइन करेंगे, क्या हो जाएगा? द टीचर being absent, the teacher being absent, the boy did not work. The boy did not work. ठीक, देखिए हमने कर लिया. अब देखिए, अब एक जो हमारा लास्ट एग्जांपल होने वाला है वो है हमारा किसका? पैसिव वॉइस. ताकि कर्ता के बाद हम हैविंग बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं. तो एक एग्जांपल हम क्या है, एक एग्जांपल हम उसका भी क्या है यहां पे देखेंगे. वो क्या है, ताकि हम एक ही वीडियो में इस पूरे पार्ट को क्या है कवर कर सके. वो क्या है? द कैप्टन वाज किल्ड. क्या? The captain was killed. The army fled. The army fled. भाग गई. क्या? The captain was killed. The army fled. ठीक है, यानी कि जो कप्तान था वो मार दिया गया था. यहां द कैप्टन वाज किल्ड, पहला ही वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में दिख रहा है ना. तो जब कप्तान को ही मार दिया गया था तो उसको देख करके तो आर्मी फ्लीड, जो आर्मी थी वो क्या हो गई? भाग गई. यानी वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है. अतः पार्टिसिपल के भी पैसिव फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे यहां. दैट इज हैविंग बीन के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है. तो ऐसे हो जाएगा, हमारा हो जाएगा द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड. The captain having been killed, comma, the army fled. The army fled. हमने ऐसे कर लिया. फिलहाल प्यारे बच्चों, यहां कुछ जगह के अभाव में आपको कुछ निश्चित एग्जाम्पल्स ही दिए गए हैं. फिलहाल अगर आप कुछ अन्य एग्जाम्पल्स क्या है चाहते हैं तो उसको मैं ऐसे ही रैंडमली बोल करके क्या है उसे बता दे रहा हूं. वो क्या, जैसे मान लीजिए सीक्रेट में अगर कोई वाक्य हमारा क्या, द पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड, द डेकोरेट्स रन अवे. क्योंकि दोनों वाक्य हमारे जिस टेंस का पहला वाक्य होगा तो हमारा दूसरा वाक्य भी होगा उसी टेंस का होगा. क्या? द पुलिस अराइव्ड, द डेकोरेट्स रन अवे. द पुलिस अराइव्ड, यहां भी देखिए, यहां भी क्या है? अराइव्ड मेन वर्ब है. इज आर एम वाज वर्ब में से कोई एक नहीं है. ठीक है, तो हम यहां भी हैविंग का ही इस्तेमाल करेंगे. क्या हो जाएगा? द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड कमा डेकोरेट्स रन अवे. कर सकते हैं. फिलहाल आपको इतना पर्याप्त एग्जांपल क्या है बता दिया गया कि आप आसानी से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो काफी समझ में आया होगा. अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलेंगे. दूसरी बात, और इसी चैनल पे आपके अगले टॉपिक के वीडियो को पाने के लिए आप स्टे ट्यून रहेंगे. तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. और आप लोग अपनी क्या है पढ़ाई को जारी
रखे रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसमें आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक के संपूर्ण पार्ट का वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास क्या है पहुंचता रहेगा, और आप इसके माध्यम से क्या है अपना पढ़ाई अध्ययन करते रहेंगे।